एवरीवन, तो आज हम फिर से मिड सेम का एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। राइट, तो हमारे पास देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, इनवर्स से मैट्रिक्स से रिलेटेड है। हमें एक मैट्रिक्स दे रखी है, लेट से मैं इसको ए मैट्रिक्स बोल देता हूँ। -1 3 -1 1 -1 3 2 1 एंड 4, ठीक है ना। और मुझे क्या करना है, इसका इन्वर्स फाइंड करना है। तो देखो इन्वर्स फाइंड करने के लिए सिंपल सा हम क्या एक बोल सकते हो कि कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। वो ये होता है कि आई की वैल्यू, लेट से देखो ए को मैं आई इंटू ए लिख सकता हूँ या ए इंटू आई लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बिकॉज आई इज काइंड ऑफ वन इन आर मैट्रिक्स। जैसे मल्टीप्लिकेशन में हम वन यूज़ करते हैं, तो आई इज काइंड ऑफ वन इन मैट्रिसेस। तो अगर मैं ये लिख सकता हूँ, तो मैं ए इनवर्स ऑफ ए को आई भी लिख सकता हूँ सर, ठीक है ना। बात सारी है। या ए इंटू ए इनवर्स को आई लिख सकता हूँ, ठीक है। बात सारी ये है। तो बस यही मेथड हम यूज़ करने जा रहे हैं, बट फर्स्ट वाला ज़्यादा ठीक है थोड़ा, तो आप फर्स्ट वाले लिए काम करो। हाँ, ठीक है। ए इनवर्स ए जो होता है आई होता है। तो हम क्या करने वाले हैं, हम लिख देंगे पहले ए इक्वल्स टू आई ए, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, मैट्रिक्स लिख देंगे अपनी -1 3 -1 1 -1 3 2 1 और 4। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, वन आइडेंटिटी मैट्रिक्स बेसिकली अपनी लिख देंगे, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, इस पे कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस लगाएंगे और वो ट्रांसफॉर्मेशंस लगाने के बाद इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना देंगे, राइट। और जो ट्रांसफॉर्मेशंस जिस सीक्वेंस में हमने इसके साथ इस मैट्रिक्स पर लगाई, वही सेम ट्रांसफॉर्मेशंस हम इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर लगाएंगे। और वो लगाने के बाद हमारे पास एक रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी। लेट से वो मैट्रिक्स बी है, राइट। तो मैं बोल सकता हूँ कि बी इंटू ए इज इक्वल टू आई। और ऐसा तो तभी हो सकता है जब बी क्या हो, ए इनवर्स हो। तो बेसिकली कहने का मतलब डायरेक्टली मेरे पास इसका मतलब ये ए इनवर्स मैट्रिक्स आ गई, राइट। तो यही हम फॉलो करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखो हमारा ना एक सीक्वेंस रहता है, जब भी मैं इनवर्स का क्वेश्चन बनाता हूँ ना, मेरा एक सीक्वेंस रहता है क्या, कि मैं पहले यहाँ ऐसे एलिमेंट्स को कन्वर्ट करता चलूँ, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे। इस टाइप से मैं एलिमेंट्स को अपने कन्वर्ट करता चलूँ, राइट। तो इसी सीक्वेंस को भी हम फॉलो करेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो देखो यार, पहला ट्रांसफॉर्मेशन तो एक काम करता हूँ, रो वन पे हाँ रो वन पे लगा देता हूँ। क्या कि रो वन को रो वन अपॉन -1 कर देता हूँ। इससे क्या होगा, ये 1 -1 -2 बन गया, ये 3 -1 1 -1 3 और 4, ठीक है, ये बन गया। अब देखो नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन में क्या लगा रहा हूँ, एक मिनट इसको थोड़ा यहाँ कर, ठीक। हाँ, नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन में क्या लगा रहा हूँ कि मेरे को 3 को 0 बनाना है, तो मैं रो 2 में ट्रांसफॉर्मेशन लगा देता हूँ, रो 2 -3 टाइम्स ऑफ रो 1 कर देता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने ऐसा किया, मेरे को क्या मिला, 1 -1 -2 सेम रहेगा, 1 3 3 3 -3 0 -1 इंटू 3 -3 -1 + 3 इज 2 -2 इंटू 3 -6 1 + 6 इज 7 और -1 3 और 4 तो एकदम एज इट इज़ कॉपी होगा। उसके बाद क्या करूँ, मुझे इस वाले एलिमेंट को 0 बनाना है, -1 को, तो मैं रो 3 में ट्रांसफॉर्मेशन लगा देता हूँ, रो 3 में डायरेक्टली रो 1 को ऐड कर देता हूँ। तो अगर मैं ऐसा करूँ तो मुझे मिलेगा 1 -1 -2 0 2 7 0 2 और 2, मेरे को ये मिल रहा है, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस वाले टू को 1 बनाऊंगा। तो इसको 1 बनाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, पहले एक काम करता हूँ, रो 3 में ट्रांसफॉर्मेशन लगा देता हूँ, रो 3 डिवाइडेड बाय 2, इसको 2 से डिवाइड कर देता हूँ। ऐसा जब मैं करता हूँ तो मुझे मिलेगा 1 -1 -2 0 2 7 और 0 1 और 1, मुझे ये मिलेगा। तो अब रो 2 में ट्रांसफॉर्मेशन लगा देता हूँ, रो 2 माइनस रो 3। जैसे मैं ऐसा करता हूँ मुझे मिलेगा 1 -1 -2 0 -0 2 -1 1 7 -1 is 6
0 1 और 1, ये मिलेगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ये वाला एलिमेंट भी कन्वर्ट हो गया। अब इस वाले 1 को मैं 0 बना रहा हूँ, कैसे बनाऊंगा, मैं रो 3 में ट्रांसफॉर्मेशन लगा देता हूँ, रो 3 माइनस रो 2। ठीक है, जैसे मैंने ऐसा किया मुझे मिलेगा 1 -1 -2 0 1 6 0 0 एंड -5, ये मिलेगा मुझे। ठीक है, और अब मैं क्या कर रहा हूँ, रो 3 को, अब इस -5 को चेंज करना है 1 में, तो मैं क्या कर रहा हूँ, रो 3 अपॉन -5, -5 से डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे को मिल जाएगा अपना 1 -1 -2 0 1 6 और 0 0 1। ठीक है, उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरा देखो कहाँ तक हो गया, मेरा यहाँ से यहाँ तक वाला पार्ट पूरा हो गया। अब इस 6 को कन्वर्ट करना है, -2 को और -1 को, और इन सबको क्या करना है, 0 लाना है, राइट। तो अब वो वाला पार्ट कर लेते हैं जल्दी से, बचा हुआ। अब देखो मैं क्या करता हूँ, रो 2 में ट्रांसफॉर्मेशन लगा देता हूँ, रो 2 -6 टाइम्स ऑफ रो 3। जैसे ही मैं ऐसा करता हूँ मुझे मिलेगा 1 -1 -2 0 1 1 -0 0 6 1 इंटू 6 6 6 -6 इज 0, तो मुझे ये मिला, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, मैं रो 1 पे 2 ट्रांसफॉर्मेशन लगा देता हूँ एक ही साथ, या चलो एक एक करके लगा देते हैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। रो 1 पे एक ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहा हूँ, रो 1 प्लस रो 2, तो मुझे मिलेगा 1 0 और -2 0 1 0 0 0 1, मुझे ये मिलेगा, राइट। और अब मैं ट्रांसफॉर्मेशन लगा देता हूँ रो 1 पे, रो 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ रो 3। जैसे मैं ऐसा करता हूँ मुझे मिलेगा 1 0 1 0 1 0 0 0 एंड 1, एंड फाइनली मेरी सॉरी यहाँ पे 0 आएगा ना, 1 इंटू 2 हाँ। तो अब फाइनली मेरी जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स कन्वर्ट होके आ गई है, राइट। बट यहाँ पे देखो मुझे स्टेप करना चाहिए था, इसके साथ साथ ही मेरे को इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को भी चेंज करना चाहिए था, जो कि मैंने नहीं किया। तो एक बार अब इसको भी फटाफट चेंज कर लेते हैं इसके अकॉर्डिंग ट्रांसफॉर्मेशन लगा के। तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या लगाई थी, रो 1 में रो 1 -1 किया था, तो यहाँ पे भी रो 1 -1 करूँगा, तो ये -1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 आ गया। उसके बाद मैंने क्या ट्रांसफॉर्मेशन लगाई थी, रो 2 पे ट्रांसफॉर्मेशन लगाई थी, रो 2 -3 टाइम्स ऑफ रो 1। ग्रेट, तो देखो 3 इंटू -1 इज -3 0 -3 0 + 3 3, यहाँ पे तो 0 1 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, और ये 0 0 1। अब रो 3 में आप क्या करो, रो 3 प्लस रो 1 करना है, तो -1 0 0 ये एज इट इज़, 3 1 0 एज इट इज़, रो 3 प्लस रो 1 -1 + 0 इज -1 0 + 0 इज 0 0 + 1 इज 1, ये आ जाएगा। उसके बाद आप क्या करो, क्या किया था हमने, रो 3 में रो 3 डिवाइडेड बाय 2 किया था, ठीक है। तो -1 0 0 3 1 0 -1/2 0 और 1/2। उसके बाद क्या करो, रो 2 में रो 2 माइनस रो 3 कर दो। जब ऐसा करोगे तो रो 2 माइनस रो 3, तो -1 0 0 एकदम सेम रहेगा, इनफैक्ट रो 3 भी सेम रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। रो 2 में फ़र्क आएगा, तो 3 -1/2 इज 3 + 1/2 7/2, 1 -0 कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, और 0 -1/2 इज -1/2, ये आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप क्या करो, रो 3 माइनस रो 2 कर दो। रो 3 में ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हैं अब हम, रो 3 में ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, एक मिनट, रो 3 में ट्रांसफॉर्मेशन रो 3 माइनस रो 2, तो -1/2 -7/2 इज -8/2 विच इज -4, 0 -1 इज -1, 1/2 -1/2 + 1/2 1/2 + 1/2 2/2 1, ठीक है, ये आ जाएगा। उसके बाद रो 3 में ट्रांसफॉर्मेशन लगाया, तो रो 3 को -5 से डिवाइड किया, राइट। तो -1 0 0 7/2 1 -1/2 -4/-5, तो इट्स 4/5 1/5 और -1/5, ये आएगा। उसके बाद आपको क्या करना है,
रो 2 में रो 2 माइनस 6 टाइम्स ऑफ रो 3 करना है, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं। तो रो 1 सेम रहेगी, रो 3 सेम रहेगी हमारी। रो 2 में चेंजेस आएंगे। रो 2 माइनस 6 टाइम्स ऑफ रो 3, तो देखो 7/2 माइनस 6 टाइम्स ऑफ 4/5, तो इट इज़ 7/2 माइनस 24/5, तो 35 माइनस 48/10, इट्स -5 माइनस 13/10 आएगा। उसके बाद क्या किया हमने, 1 माइनस 6 इंटू 1/5, तो 1 माइनस 6/5 इज -1/5 सर, और -1/2 -1/5 इंटू 6, तो -1/2 प्लस 6/5, तो -5 प्लस 12/10, 12 माइनस 5 इज 7, 7/10 ये आएगा। ठीक है, इसको हटा देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करें, रो 1 में रो 1 और रो 2 ऐड कर दें। ठीक है, तो रो 1 में ट्रांसफॉर्मेशन रो 1 प्लस रो 2, तो -1 माइनस 13/10 इज -23/10। ठीक है, इसमें -1/5, इसमें 7/10, -13/10, 4/5, -1/5, 7/10, -1/5 एंड 1/5। रो 1 में अब क्या करो, रो 1 में रो 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ रो 3 कर दो, तो -23/10 प्लस 8/5, -23/10 प्लस 2 इंटू 8/5, 16/10, तो यह रहेगा -7/10, -1/5 प्लस 2/5 इज 1/5, 7/10 प्लस -2/5 इट इज़ 4/10, 3/10 आ जाएगा आपके पास, -13/10, 4/5, -1/5, 1/5, 7/10, -1/5। ए, तो अब फाइनली मेरा आ गया ये रिजल्टेड मैट्रिक्स, राइट। तो अब मैं लिख सकता हूँ कि लेट से दिस मैट्रिक्स बी, लेट दिस मैट्रिक्स बी, लेट इट बी, राइट। तो बी इंटू ए इज इक्वल टू आई, विच इम्प्लाइज बी जो है वो क्या होगी, वो होगी ए इनवर्स, और वो कितनी है, वही मेरे पास है रिजल्टेंट मैट्रिक्स, -7/10, -13/10, 4/5, 1/5, -1/5, 7/10, 3/10, 1/5 और -1/5 आ रही है। डेट मीन्स यही मेरी ए इनवर्स है, राइट। तो फाइनली हमने इसका सोल्यूशन कंप्लीट कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ गामा एंड म्यू सो दैट द इक्वेशंस these आर हैव नो सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन एंड इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशंस, राइट। पैरामीटर बेस्ड प्रॉब्लम है। स्टार्ट करते हैं इसको। तो इस क्वेश्चन में पहले मैं इक्वेशंस वगैरह लिख लेता हूँ अपनी, क्या क्या दे रखी है हमें, और मैट्रिसेस वगैरह फॉर्म कर लेते हैं। तो 2x प्लस 3y प्लस द 5z की वैल्यू 9 दे रखी है, और 7x प्लस 3y माइनस 2z की वैल्यू 8 दे रखी है, और 2x प्लस 3y प्लस गामा z की वैल्यू हमें म्यू दे रखी है। ये इक्वेशन 1, तो ये 2, ये 3। ठीक है, मैट्रिक्स बना लेते हैं अपनी। डायरेक्टली क्या करें, ए मैट्रिक्स बना लें। ए मैट्रिक्स 2, 7, 2, 3, 3, 3, 5, -2 गामा। बी 9, 8 म्यू। एक्स मैट्रिक्स बनेगी अपनी x, y, z। ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स अपनी जो बनेगी वो बनेगी 2, 7, 2, 3, 3, 3, 5, -2 गामा, 9, 8
म्यू, ये अपनी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनेगी। और इसी के साथ हम क्या कर रहे हैं, इसी पे हम ट्रांसफॉर्मेशन लगाना स्टार्ट करते हैं, राइट। तो ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं। पहले ट्रांसफॉर्मेशन इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स पे लगाते हैं। रो वन क्या लगाएं, रो वन और रो टू को एक्सचेंज कर लेते हैं आपस में, ठीक है। अगर हमने ऐसा किया तो हमें मिलेगा 7 3 -2 8 2 3 5 9 2 3 गामा म्यू, ठीक है, हमें ये मिलेगा। ग्रेट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं R1 पे ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहा हूँ। R1 - 3 टाइम्स ऑफ R2 कर देता हूँ, राइट। ऐसे हमने ऐसा किया, हमें मिलेगा 2 3 6 7 - 6 is 1 3 3 9 3 - 9 is -6 5 3 15 -2 -15 -17 9 3 27 8 - 27 is -19 2 2 3 3 5 गामा 9 म्यू। अब R2 में ट्रांसफॉर्मेशन लगा देते हैं। R2 में क्या करते हैं, R2 - 2 टाइम्स ऑफ R1 कर देते हैं। जैसे ही ऐसा करूँगा मुझे मिलेगा 1 -6 -17 -19 1 2 2 2 -2 0। ज़ीरो थोड़ा ठीक सा नहीं बना, एक मिनट। हाँ, 0, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहे हैं, -6 × 2 इज -12 3 -12 is 3 + 12 which is 15 -17 × 2 is -34 5 -34 5 + 34 39 -19 × 2 -38 9 + 38 is आपका कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा, ठीक है ना। 2 3 गामा और म्यू ऐसे ही एज इट इज आ जाएंगे आपके। उसके बाद आप रो 3 पे ट्रांसफॉर्मेशन लगाओ। रो 3 - 2 टाइम्स ऑफ रो 1 कर दो, तो यू विल बी गेटिंग 1 -6 -17 -19 एज इट इज 0 15 39 47 एज इट इज। एंड रो 3 में 1 2 2 2 -2 is 0 -6 × 2 is -12 3 + 12 is 15 -17 × 2 is -34 गामा + 34 is गामा + 34 ऐसे आएगा ना। और -9 × 2 is -38 म्यू + 38 आ जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करो, फाइनली अपनी रो 3 पे ट्रांसफॉर्मेशन लगा दो। रो 3 में से रो 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो। जैसे ही आप ऐसा करते हो तो आपको मिलेगा 1 -6 -17 -19 0 15 39 47 0 0 गामा + 34 -39 is गामा -5 और म्यू + 38 -47 इज नथिंग बट म्यू -9। तो ये आपके पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आपकी आ गई एक्लोन फॉर्म में। अब देखो आपको क्या करना है, तो मैं लिख देता हूँ पहले। नाउ मैट्रिक्स इज इन रो एक्लोन फॉर्म। अब ये REF रो एक्लोन फॉर्म में, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो अब देखो, अब आपको पता है हमें पहला क्या करना है। फर्स्ट हमें नो सोल्यूशन के लिए म्यू और लैम्डा गामा की वैल्यूज निकालनी है। फॉर नो सोल्यूशन रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, राइट। ये होता है नो सोल्यूशन का कंडीशन। तो रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स देखो, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स और रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बराबर कब नहीं आना चाहिए, जब लेट से ए का रैंक 2 हो जाए, का रैंक 3 हो जाए। भाई ए मैट्रिक्स ये है आपकी, राइट, और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए रेशियो भी ये है। तो अब देखो, अगर इनका भी रैंक 3 हो गया और इसका भी रैंक 3 हो गया, तब तो भाई सोल्यूशन एग्जिस्ट कर जाएगा। लेकिन अगर इसका रैंक 2 हो जाए और इसका रैंक 3 रहे, तब नहीं होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आप गामा -5 कर दो, को 0 कर दो, बेसिकली गामा की वैल्यू 5 पुट कर दो और म्यू की वैल्यू 9 ना पुट करो, इससे देखो क्या होगा। गामा की वैल्यू 5 पुट करने पे ये जो पूरी रो है ये 0 बन जाएगी, राइट।
और खाली यही दो रोज बचेंगी नॉन जीरो, तो आपकी रैंक क्या आ जाएगी, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स वो आ जाएगी 2। और अगर आप म्यू की वैल्यू 9 ना पुट करो तो ये जो एलिमेंट है ये नॉन जीरो रहेगा, और उसकी वजह से ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की थर्ड रो नॉन जीरो रहेगी। क्यों? क्योंकि इसमें एक एलिमेंट नॉन जीरो रहेगा, तो उस केस में ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की जो रैंक होगी वो 3 हो जाएगी। तो रैंक ऑफ ए 2, रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, हाँ क्या बोल रहा हूँ, रैंक ऑफ ए 2, रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स 3। तो आपके पास सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो लिख देते हैं फॉर गामा इज इक्वल टू, सॉरी ये लैम्डा क्यों लिख दिया, हाँ, गामा इज इक्वल टू 5, रैंक ऑफ ए 2 आ जाएगी, एंड म्यू इज इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू 9, रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स is will be 3. So for gamma equals to 5, mu not equal to 9, system is inconsistent. आगे चलते हैं सेकेंड केस। सेकेंड केस हमें शायद यूनिक सोल्यूशन का बोल रहा है। हाँ, यूनिक सोल्यूशन। तो देखो यूनिक सोल्यूशन में क्या होता है, फॉर यूनिक सोल्यूशन अगर मैं क्या करूं, रैंक ऑफ ए, अब देखो यूनिक सोल्यूशन और इनफाइनाइट सोल्यूशन जो केसेस आते हैं ये कंसिस्टेंसी के केस होते हैं, और जब भी ऐसा आपका एक नॉन होमोजीनियस सिस्टम कंसिस्टेंट होगा इक्वेशंस का, उस केस में रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हमेशा बराबर आएगी, राइट। ये ध्यान रखना, यूनिक सोल्यूशन में भी और इनफिनिट सोल्यूशन में भी रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बराबर आएगी। तो अब देखो यूनिक सोल्यूशन में क्या होगा, ये बराबर तो होंगे, और ये किसके बराबर होंगे, नंबर ऑफ अननोन्स के, या जो मेरे वेरिएबल्स हैं, जैसे उसमें कितने 3 वेरिएबल दे रखे हैं ना, एक्स वाई जेड, तो रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स दोनों किसके 3 के बराबर होनी चाहिए। अब ये 3 के बराबर कैसे होंगी इस पर थोड़ा प्रकाश डाल लेते हैं। देखो रैंक ऑफ ए 3 हो, तो रैंक ऑफ 3 होने के लिए क्या होना चाहिए भाई, इंपॉर्टेंट कहाँ गई, हाँ, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स 3 हो, इसके लिए ज़रूरी है कि ये गामा -5 जीरो ना हो, मतलब गामा की वैल्यू तो मुझे 5 नहीं चाहिए, ये बात पक्की है, कन्फर्म। और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स भी 3 हो, राइट। अब देखो यहाँ पे बच्चों को थोड़ी सी गलती होती है, हो सकता है बच्चे जल्दबाजी में म्यू इक्वल्स टू नॉट इक्वल टू 9 कर दें, या म्यू कुछ लोग म्यू इक्वल्स टू 9 कर दें, बट ये दोनों ही आंसर गलत हैं, ये भी गलत है और ये भी गलत है। क्यों? रीज़न बीइंग, ध्यान से देखो आप, गामा को मैंने नॉट इक्वल टू 5 कर दिया, तो ये वाली जो टर्म है ये नॉन जीरो हो गई, राइट। तो इसका ए मैट्रिक्स का जो रैंक है वो तो 2 आना ही नहीं है, वो तो 3 ही आएगा। लेकिन अगर मैं इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की बात करूं, तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में जब जब यहाँ पे ही एलिमेंट नॉन जीरो हो गया, तो यहाँ पे तो जीरो या नॉन जीरो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ये वाला एलिमेंट जीरो हो या नॉन जीरो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि स्टिल इसकी थर्ड रो में एक एलिमेंट ऐसा है जो नॉन जीरो रहेगा, और वो रहना जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर ये नहीं रहेगा तो रैंक ऑफ ए क्या हो जाएगी, 2, विच इज लेस देन 3, तो हमारा केस गलत हो जाएगा। इसीलिए इस पर्टिकुलर केस में, यूनिक सोल्यूशन के केस में, जो गामा की वैल्यू होगी वो 5 नहीं होगी। ऐसे लिखो इसको, रुक जाओ, फॉर गामा नॉट इक्वल टू 5, रैंक ऑफ a is equal to 3, and for mu belongs to all r, कोई भी रियल नंबर ले लो, उसके केस में रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स will be 3. So for gamma equals to gamma not equal to 5 and mu belongs to all r, आपकी रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, हाँ, सिस्टम possesses unique
सोल्यूशन। ठीक है, आ गया। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट इसका क्या कहता है, फॉर इन्फिनिट सोल्यूशन। अगर मेरे पास इन्फिनिट सोल्यूशन आ रहे हैं तो क्या केसेस बनते हैं मेरे पास। इन्फिनिट सोल्यूशन के केस में मेरा जो रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स रहता है और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स रहता है, ये तो गिवन है कि बराबर होगा, नो डाउट इन डैट, क्योंकि सिस्टम कंसिस्टेंट है, सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन ये जो रैंक होती है ना इनकी, ये नंबर ऑफ अननोन से कम आती है। कहने का मतलब कि नंबर ऑफ अननोन्स 3 है तो इनकी रैंक 3 नहीं आएगी, इनकी रैंक क्या आएगी, 2। सो रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ बी, ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए, 2। अब ऐसा कैसे होगा ये देख लेते हैं। भाई ऐसा तो तभी हो सकता है, बहुत सिंपल केस है, कि ये पूरी रो ए मैट्रिक्स के लिए भी ये पूरी रो 0 हो जाए, थर्ड रो, ताकि मेरे पास 2 नॉन जीरो रोज बचे, और ये पूरी मैट्रिक्स के लिए भी, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के लिए भी मेरे पास थर्ड रो 0 हो जाए, तो मेरे पास खाली 2 रोज बचेंगी नॉन जीरो। कहने का मतलब गामा की वैल्यू 5 हो जाए और म्यू की वैल्यू 9 हो जाए सर। तो फॉर गामा इक्वल्स टू 5 एंड म्यू इक्वल्स टू 9, ये चलो ऐसे लिख देते हैं, एक मिनट। रैंक ऑफ ए इज 2 एंड फॉर म्यू इक्वल्स टू 9, रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स विल बी 2, राइट। तो मेरे पास क्या मिला, मुझे मिल गया कि सो फॉर गामा इज इक्वल टू 5 एंड म्यू इक्वल्स टू 9, सिस्टम possesses infinite solutions। तो फाइनली हमने अपना ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया है, राइट। थोड़ा सा टाइम लग गया इस वाले क्वेश्चंस में, बट कोई नहीं, बहुत डेप्थ में हमने बात की है, तो लाइक ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट समझा देगा इस चीज़ का, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सोल्यूशन 3 क्या कहते हैं भाई, हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है और उसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। डी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या गिवन है, d² - 4 y इज इक्वल टू एक्स साइन हाइपरबोलिक एक्स, ठीक है। अब ध्यान से सोचो, साइन हाइपरबोलिक एक्स जब भी आए, मैं साइड में लिख देता हूँ ये चीज़, क्योंकि ये आपका आगे भी काम आएगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, फूरियर सीरीज वगैरह में भी। देखो साइन हाइपरबोलिक एक्स जब भी आए तो आपको साइन हाइपरबोलिक एक्स से ऑपरेट नहीं करना है, आपको इसको e की पावर x माइनस e की पावर -x/2 में कन्वर्ट कर लेना है, क्योंकि ऐसा रिलेशन होता है, ठीक है। अब इसमें आप ज़्यादा अच्छे से ऑपरेट कर पाओगे। सेम कॉस हाइपरबोलिक एक्स के लिए भी आपको इसको e की पावर x प्लस e की पावर -x/2 में कन्वर्ट कर लेना है, फिर आपको आगे फर्दर अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, राइट। ध्यान रखना है इस चीज़ का। तो इस चीज़ को हम यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। हम लिख देते हैं d² - 4y इज नथिंग बट x इंटू e की पावर x माइनस e की पावर -x/2, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसका पहले फॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख लेता हूँ। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आएगी इसकी, m² - 4 इक्वल टू 0, which implies m - 2 into m + 2 equals to 0, which implies m equal to +-2। Therefore जो मेरा yc बनेगा वो बनेगा c1 e की पावर -2x प्लस c2 e की पावर 2x, ठीक है, ये बनेगा। अब मैं पी पे आता हूँ, फॉर पर्टिकुलर इंटीग्रल। देखो इसमें आप क्या करो, पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा क्या, इसको ypx से डिनोट करते हैं, 1/d² - 4 x e की पावर x माइनस x e की पावर -x/2। तो अब मैं क्या करता हूँ, 1/2 इज अ कॉन्स्टेंट, तो इसको मैं बाहर ले लेता हूँ और इसको 1/d² - 4 ऑफ x e की पावर x माइनस 1/d² - 4 x e की पावर -x, ये कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे ही मैंने ऐसा किया, अब देखो यहाँ पे रूल क्या लगना है, यहाँ पे रूल लगना है 1/fd इंटू e की पावर ax
इंटू सम फंक्शन कैपिटल एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स को बाहर ले लेता हूँ इंटू 1/f ऑफ डी प्लस ए इंटू कैपिटल एक्स। ये वाला रिलेशन में फॉलो, ये वाला रूल में अप्लाई करूंगा, ठीक है, ये वाला केस में अप्लाई करूंगा। तो देखो यहाँ पे एक्स ए की वैल्यू क्या है, 1 है, तो मैं लिख सकता हूँ ई की पावर एक्स इंटू 1/d प्लस 1 होल स्क्वायर -4 इंटू एक्स नहीं सॉरी ऑफ पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ 1/d प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स 1/d -1 होल स्क्वायर -4 ऑफ एक्स। यहाँ पे ई की पावर -x आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। इसको थोड़ा सॉल्व किया तो हमें मिलेगा ई की पावर x इंटू में 1/d² प्लस 2d -3 ऑफ x माइनस ई की पावर -x इंटू 1/d² माइनस 2d -3 ऑफ x, ठीक है। एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा यहाँ लिख लेता हूँ। ठीक, ग्रेट। इसके बाद इक्वल्स टू 1/2 ई की पावर एक्स, मैं 1/3 बाहर ले लेता हूँ और इसको मैं -1/3 सॉरी, इसको मैं 1 माइनस d² प्लस 2d/3 लिख सकता हूँ का इनवर्स ऑफ x माइनस ई की पावर -x इंटू 1/-3 1 माइनस d² माइनस 2d/3 इनवर्स ऑफ x, ठीक है, ये आएगा। तो अब देखो इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा, मुझे मिलेगा ई की पावर x इंटू में -1/3। अब आपको एक्सपेंशन याद होनी चाहिए, तो 1 माइनस एक्स की का इन्वर्स क्या होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x³ एंड सो ऑन, ये इसका एक्सपेंशन होता है, ये आपको याद होना चाहिए। तो 1 लगाते हैं हम यहाँ पे, 1 प्लस d² प्लस 2d/3, हम यहीं तक रुकेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है इसके बाद d² यहीं पर आ गया, इसके बाद हायर पावर्स आएंगे जिसमें d² या उससे बड़ी पावर्स आएंगे, d³ d⁴ एंड सो ऑन। एंड मुझे पता है कि d ऑफ x इज 1, जैसे मैं d²x या उससे हायर पावर्स पे जाता हूँ तो वो 0 हो जाता है, राइट। तो मैं खाली इसको कंसीडर करता हूँ, जब वो ऑटोमेटिकली सब 0 होना है तो मैं लिखूँ भी क्यों उसको, ठीक है। तो मैं सिर्फ यहाँ तक ही कंसीडर करता हूँ, प्लस e⁻⁻x/3, सिमिलरली यहाँ पे भी कर दूंगा मैं, d² माइनस 2d/3, बस यहीं तक जाऊँगा और x, ये हो गया। सो थोड़ा सा सॉल्व किया, 1/2 इंटू -1/3 ई की पावर x इंटू में x इंटू 1 इज x, d²x इज 0 एंड dx इज 1, तो ये 2/3 आ जाएगा, प्लस ई की पावर -x/3, x इंटू 1 इज x, d² ऑफ x इज 0 और d ऑफ x इज 1, तो ये -2/3 आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई किया और हमने एक काम करते हैं कि क्या करें, थोड़ा सा इसको खोल लेते हैं। तो -x e⁻x/9 -2/9 ई की पावर x प्लस x e की पावर -x/3, एक मिनट यहाँ 9 नहीं आएगा, सॉरी देखो ये गलती कर दी, -2/9 ई की पावर -x, ठीक है। तो ये 1/2 इंटू, आप क्या करो, x वाले पार्ट से एक साथ ले लो, -x/3 एक साथ लिया तो मुझे मिला ई की पावर x माइनस ई की पावर -x, और -2/9 एक साथ लिया, ई की पावर x प्लस ई की पावर -x, ठीक है। तो अब देखो बना -x/3 इंटू में ई की पावर x माइनस ई की पावर -x/2 -2/9 ई की पावर x प्लस ई की पावर -x/2 इज इक्वल टू -x/3 इंटू में साइन हाइपरबोलिक x -2/9 कॉस हाइपरबोलिक x, ठीक है, ये आएगा। तो इट्स -x/3 साइन हाइपरबोलिक x -2/9 कॉस हाइपरबोलिक x, ये क्या आ गया मेरा, ये पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया। तो मैं लिख सकता हूँ y
एक्स जो मेरा कंप्लीट सोल्यूशन होता है, जनरल सोल्यूशन वो होता है सी एफ और पी आई का ओवरऑल सम। तो वो हो जाएगा c1 e⁻² प्लस c2 e⁻² माइनस x/3 साइन हाइपरबोलिक x माइनस 2/9 कॉस हाइपरबोलिक x। तो ये मेरा फाइनल सोल्यूशन आ गया। आगे चलते हैं, ये मेरा फोर्थ क्वेश्चन है। किसका है? डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। अब हमें क्या करना है, इसको वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स की मदद से सॉल्व कर। तो देखो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से सॉल्व कर लेंगे। लिख लेते हैं एक बार डिफरेंशियल इक्वेशन को, x² माइनस d² माइनस 3xd प्लस 4 ऑफ y इज इक्वल टू ln x। तो प्यारे दोस्त वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स है तो चलो हम सॉल्व कर ही लेंगे इसको, बट एक चीज़ और ध्यान रखो कि उससे पहले हमें एक सब्सटीट्यूशन यहाँ पे लगाना होगा। क्यों लगाना होगा? क्योंकि ये डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स नहीं है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स नहीं है, कॉशीज डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ पे d² के साथ x² का टर्म आ रहा है, d के साथ x का टर्म आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक एप्रोप्रिएट सब्सटीट्यूशन चाहिए होगा पहले। तो हम x इक्वल्स टू e⁻t ये सब्सटीट्यूट कर देते हैं और उसके बाद इसको कांस्टेंट कोफिशिएंट्स की डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखो x इक्वल्स टू e⁻t किया तो t की वैल्यू ln x आ गई, जिसकी वजह से dt/dx की वैल्यू 1/x आ गई। ब्रैकेट में रख लो इसको, अगर रख सकते हो वरना कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मैं क्या करूँ, dy/dx को मैं लिख सकता हूँ dy/dt इंटू dt/dx। इसको मैं लिख सकता हूँ dy/dt को dy/dt रहने दो और dt/dx को मैं लिख सकता हूँ 1/x, या यूँ बोलो कि x dy/dx को मैं dy/dt लिख सकता हूँ, ठीक है। लेट यहाँ पे लिख देता हूँ लेट d डैश बी d/dt। देयरफॉर लिख सकता हूँ कि xd इज नथिंग बट d डैश ऑफ y, ठीक है। अब देखो ये हो गया। अब दोबारा आओ इस वाली इक्वेशन पे आओ, व्हेन dy/dx वॉज 1/x dy/dt। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं t के साथ इस पूरी इक्वेशन को, सॉरी t के साथ कह रहा हूँ, मैं इस पूरी इक्वेशन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। तो देखो मुझे क्या मिलेगा, x के रिस्पेक्ट में जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा इस पूरी इक्वेशन को, तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो dy/dx ऑफ दोबारा डिफरेंशिएट करूंगा तो d²/dx² डबल डेरिवेटिव बन जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, हमें ये डबल डेरिवेटिव बन जाएगा। अब राइट हैंड साइड पे आएंगे तो भाई राइट हैंड साइड पे मेरे पास दो फंक्शन है, एक dy/dt और एक 1/x। प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा तो dy/dt को अभी ऐसे ही छोड़ा, 1/x को डिफरेंशिएट किया तो मेरे पास -1/x² मुझे मिला। सिमिलरली अब देखो, अब क्रूशियल स्टेप है, 1/x को ऐसे ही छोड़ा, dy/dt को डेरिवेट किया विद रिस्पेक्ट टू x, ये आया। तो मैं क्या कर रहा हूँ, dt और dt दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देता हूँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। तो मुझे मिलेगा d²y/dx² इज इक्वल टू -1/x² dy/dt प्लस ये dt इधर भेज दिया तो ये d ऑफ dy/dt/dt d²y/dt हो जाएगा, d²y/dt² इंटू में 1/x इंटू में dt/dx विच इज 1/x, राइट। तो -1/x² dy/dt प्लस 1/x² d²y/dt² लिख सकता हूँ कि x² d²y/dx² को मैं d²y/dt² माइनस dy/dt लिख सकता हूँ, और अच्छे शब्दों में इसको x² इंटू d² इज इक्वल टू d डैश इंटू d डैश -1 लिख सकता हूँ ऑफ y, ये लिख सकता हूँ, ठीक है। अब इसको सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो ऐसे लिख लेते हैं इसको, रुक जाओ, हाँ सब्सटीट्यूटिंग equation 1 and 2 in original differential equation, we get d dash into d dash -1 y, ठीक है, माइनस
यहाँ पे y भी आना चाहिए, बिना y के थोड़ी करोगे। हाँ अब सही है। 3 टाइम्स ऑफ डी डैश वाई प्लस 4y इज इक्वल टू ln x, और ln x को ही हमने t मान लिया था भाई, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ डी डैश का होल स्क्वायर माइनस डी डैश माइनस 3d डैश प्लस 4 ऑफ y इज इक्वल टू टी, या इसको और अच्छे से लिख सकता हूँ डी डैश का होल स्क्वायर माइनस 4d डैश प्लस 4 ऑफ y इज इक्वल टू टी। इसका मतलब अब देखो, फॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मैं क्या करूँगा, मैं ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालूंगा, और वो जो ऑक्सिलरी इक्वेशन आएगी वो आएगी m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब वो m माइनस 2 का होल स्क्वायर हो गया, m माइनस 2 का होल स्क्वायर हो गया, इसका मतलब m की वैल्यू 2 और 2 आ गई। रिपीटेड रूट्स है, रिपीटेड रूट्स के केस में हमारा जो वाई सी टी होता है, अब देखो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन टी की टर्म्स में, क्यों, क्योंकि वेरिएबल हमने क्या लेट किया टी, तो यहाँ पे वाई सी टी आएगा, क्या आएगा वो c1 प्लस c2 टी इंटू ई टू द पावर 2t, ये आएगा। अच्छा वाई पी टी की बात कर लेते हैं। फॉर पर्टिकुलर इंटीग्रल, फॉर पर्टिकुलर इंटीग्रल वाई पी टी इज इक्वल टू 1 अपॉन डी डैश होल स्क्वायर माइनस 4 डी डैश प्लस 4 ऑफ टी, ठीक है। ये आ गया, तो इसको लिख दूं मैं क्या 1/4 कॉमन ले लो, और इसको लिख दो 1 अपॉन बस 1 प्लस डी डैश होल स्क्वायर माइनस 4d डैश अपॉन 4 का इनवर्स ऑफ टी, ठीक है। आप लगा दो इसमें टेलर्स थ्योरम लगा दो, तो देखो 1 माइनस एक्स का तो बता दिया, 1 प्लस एक्स का जो इनवर्स होता है वो होता है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स टू द पावर 4 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हम वही चीज़ लगा देते हैं, अप्लाई कर देते हैं, तो मुझे मिलेगा 1 अपॉन 4 1 माइनस, अब देखो यहाँ पे भी डी डैश स्क्वायर माइनस 4d डैश अपॉन 4 इतना ही मिलेगा, क्यों, क्योंकि देखो t है तो d डैश ऑफ t 1 रहेगा, जैसे ही डी स्क्वायर डी डैश का स्क्वायर है उससे हायर पार्ट्स पे जाओगे तो वो 0 हो जाएगा, तो खाली मैं इतना ही लूँगा, ठीक है, इतने में मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू में t माइनस डी डैश का स्क्वायर, डबल डेरिवेटिव ऑफ t 0, सिंगल डेरिवेटिव जो होगा वो होगा 1, तो 1/4 इंटू में t प्लस 1, तो लिख सकता हूँ कि वाई टी विल बी वाई सी टी प्लस वाई पी टी, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल का सम, विच इज c1 प्लस c2 t इंटू ई टू द पावर 2t प्लस 1/4 इंटू टी प्लस 1/4। नाउ क्योंकि मेरी ओरिजिनल इक्वेशन x के टर्म्स में थी ना कि t की, मैंने सब्सटीट्यूशन लगाया था, तो अब मैं फिर से t को x में से रिप्लेस कर दूंगा, तो वाई एक्स विल बी c1 प्लस c2 t वॉज ln x इंटू ई टू द पावर t वॉज x, तो x स्क्वायर प्लस 1/4 ln x प्लस 1/4, ये आ रहा है। तो फाइनल आंसर मेरा कुछ ऐसा आ गया, तो यही मेरा फाइनल था, सोल्यूशन था इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर ऑफ भाई। बट दिस वाज वन मेथड, ठीक है, आपको इस मेथड से नहीं करना था, ठीक है। ये आंसर बिल्कुल सही है, आंसर में कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको इसको वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से बनाना था, तो ये जस्ट मैंने इसलिए बताया था कि आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए, राइट। मुझे पता है क्वेश्चन, ठीक है, मेरे को याद था, ऐसा नहीं मुझे याद नहीं था, क्वेश्चन याद था, बट मैं चाहता था थोड़ी सी प्रैक्टिस हो, दैट्स वाई मैं इसको 2 मेथड से बनवा रहा हूँ, राइट, क्योंकि ये वाले मेथड में ज़्यादा दिक्कत आती है बच्चों को, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर थोड़ा ईजी है। तो मेथड 2 वेरिएशन ऑफ पैरामीटर जो कि एक्चुअल मेथड है, उससे इस क्वेश्चन को एक बार बना लेते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। मेथड 2 देखो लगाते हैं, तो इसमें देखो क्या होता है, जो हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन अपना अज्यूम किया है ना, उसको मैं थोड़ा ऐसे लिख लेता हूँ, c1 ई टू द पावर 2t प्लस c2 t टू द पावर 2t, ठीक है। यहाँ पे मैं y1 ई टू द पावर 2t ले लूंगा और y2 को t इंटू ई टू द पावर 2t ले लूंगा, तो देखो लेट नहीं अप्लाइंग वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स,
देखो लेट y1 इक्वल्स टू ई टू द पावर 2t, y2 इक्वल्स टू t इंटू ई टू द पावर 2t। तो y1 डैश निकाल लेते हैं, y1 डैश विल बी 2 ई टू द पावर 2t, y2 डैश will be e to the power 2t plus 2t e to the power 2t, which will be e to the power 2t into 1 plus 2t। इवेल्युएटिंग रॉन्स्कियन, तो रॉन्स्कियन w हमारे पास आएगा y1 डैश y2 डैश इज इक्वल टू e to the power 2t t e to the power 2t 2 e to the power 2t e to the power 2t into 1 plus 2t। तो ये बन जाएगा e टू द पावर 4t इंटू 1 प्लस 2t माइनस 2t e टू द पावर 4t, और ये 2t आपस में कट के मेरे को फाइनल आंसर मिलेगा e टू द पावर 4t, मतलब आंसर नहीं रॉन्स्कियन, राइट। अब देखो रॉन्स्कियन 1w1 को इवेल्युएट करते हैं, क्या मिलेगा 0x y2 और y2 डैश, ठीक है। अब देखो 0 तो 0 ही रहेगा, ठीक है। x क्या है, x बेसिकली मेरा जो आप राइट साइड फंक्शन लेते हो ना वो होता है, राइट साइड का हमारा जो फंक्शन था वो इसमें t था। यहाँ देखो मैंने कहा गया डिफरेंशियल इक्वेशन जो बनी, ये जो फंक्शन होता है ना इसको हम t लेते हैं, तो ln x इज इक्वल टू टी सब्सटीट्यूट किया था हमने, राइट। तो देखो हमारे पास हाँ यहाँ पे ये इसको हम लेते हैं x, तो देखो ये क्या बनेगा, ये बनेगा t, ये बनेगा t टू द पावर 2t, ये बनेगा e टू द पावर 2t इंटू 1 प्लस 2t, ठीक है। तो ये बना माइनस टी स्क्वायर ई टू द पावर 2t, और ऐसे ही w2 अगर को मैं इवेल्युएट करूँ तो बनेगा y1 डैश 0x y1 इज ई टू द पावर 2t, y1 डैश इज टू ई टू द पावर 2t, ये 0, ये आ जाएगा t, तो ये आ जाएगा t ई टू द पावर 2t, ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखो तो yp मेरा कैसे निकलेगा, yp होता है मेरा y1 इंटीग्रल w1 बाई w dt प्लस y2 w2 अपॉन w dt, ठीक है। तो y1 ई टू द पावर 2t लिया था मैंने, w1 क्या लिया मैंने माइनस टी स्क्वायर ई टू द पावर 2t, w2 है मेरे पास ये, तो ये बेसिकली आ जाएगा माइनस टी स्क्वायर ई टू द पावर माइनस 2t dt प्लस t ई टू द पावर 2t इंटीग्रल w2 बाई w आ जाएगा मेरे पास t ई टू द पावर माइनस 2t, ये आ जाएगा। क्या करो अब, बाय पार्ट्स लगाना है बेसिक, तो बाय पार्ट्स लगा लेते हैं। बाय पार्ट्स अगर लगाएंगे तो हमें मिलेगा, माइनस कॉमन ले लेता हूँ, माइनस ई टू द पावर 2t इंटीग्रल टी स्क्वायर ई टू द पावर माइनस 2t dt प्लस टी ई टू द पावर 2t इंटीग्रल टी ई टू द पावर माइनस 2t dt। अब देखो माइनस ई टू द पावर 2t, इसको डिफरेंशियल ले लो, इसको इंटीग्रल ले लो, इंटीग्रल को इंटीग्रेट करते हैं, डिफरेंशियल को वैसे ही छोड़ते हैं, माइनस इंटीग्रल को इंटीग्रेट और डिफरेंशियल को करते हैं डिफरेंशिएट। सिमिलरली यहाँ पे करेंगे टी ई टू द पावर 2t इंटीग्रल को इंटीग्रेट करेंगे, डिफरेंशियल को डिफरेंशिएट करेंगे। इंटीग्रल को इंटीग्रेट किया तो ई टू द पावर माइनस 2t बाय माइनस 2 इंटू टी माइनस इंटीग्रल ई टू द पावर माइनस 2t अपॉन माइनस 2 इंटू में 1 dt, ये आएगा इक्वल्स टू माइनस ई टू द पावर 2t माइनस टी स्क्वायर बाई 2 ई टू द पावर माइनस 2t, ये 2 से 2 कटा, प्लस इंटीग्रल ऑफ t इंटू ई टू द पावर माइनस 2t dt, और ये सॉल्व किया तो हमें मिलेगा माइनस टी स्क्वायर बाई 2 प्लस टी ई टू द पावर 2t माइनस 2t dt, ये आ गया। और थोड़ा आगे सॉल्व किया, नेक्स्ट माइनस ई टू द पावर 2t माइनस टी स्क्वायर बाई 2 ई टू द पावर माइनस 2t, इसको डिफरेंशियल ले लिया, इसको इंटीग्रल ले लिया अगेन, तो इट विल बी माइनस
टी बाय टू ई टू द पावर माइनस टू टी प्लस ई टू द पावर माइनस ई टू द पावर माइनस टू टी बाय फोर माइनस टी स्क्वायर बाय टू माइनस टी बाय फोर ई टू द पावर टू टी इंटू ई टू द पावर माइनस टू टी। थोड़ा सॉल्व करेंगे इसको तो देखो माइनस टू टी और ई टू द पावर टू टी ये सब कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आएगा माइनस टाइम्स ऑफ माइनस टी स्क्वायर बाय टू माइनस टी बाय टू माइनस वन बाय फोर माइनस टी स्क्वायर बाय टू माइनस टी बाय फोर, ये आ जाएगा टी स्क्वायर बाय टू प्लस टी बाय टू प्लस वन बाय फोर माइनस टी स्क्वायर बाय टू माइनस टी बाय फोर, टी स्क्वायर बाय टू से कटा ये टी बाय फोर प्लस वन बाय फोर। देखो यही आया फाइनली हमारे पास, जो कि हमारे पास यहाँ आया था, तो इट मीन्स हमने बिल्कुल सही काम किया अपना, राइट। पुट कर देते हैं, लिख देते हैं वाई टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, वाई सी टी प्लस वाई पी टी विच इज़ इक्वल टू सी वन प्लस सी टू टी ई टू द पावर टू टी प्लस वन टी बाय फोर प्लस वन बाय फोर इज इक्वल टू, अब देखो रिप्लेस करना है तो वाई एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी वन प्लस सी टू एल एन एक्स वन बाय फोर एल एन एक्स प्लस वन बाय फोर। तो फाइनल आंसर हमारे पास यहाँ से भी सेम आया, राइट। आपको मेथड टू से करना है, ध्यान रखना, ठीक है ना। मतलब मेथड वन मैंने इसलिए करा है ताकि आपका वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे और हमारे फाइनल क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, पावर सीरीज मेथड से सॉल्व करना है या फ्रोबेनियस मेथड से। तो देखो जब भी पॉइंट ना दिया हो ना तो अज्यूम इट टू बी एक्स इक्वल्स टू जीरो, ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा थोड़ा सिंपल पड़ता है। तो सोल्यूशन क्या है, पी नॉट एक्स क्या आ रहा है हमारे पास, पी नॉट एक्स बोले तो डबल डेरिवेटिव का कोफिशिएंट इट इज एक्स इंटू एक्स माइनस वन इक्वल्स एक्स इंटू एक्स माइनस वन, राइट। एट एक्स इक्वल्स टू जीरो पी नॉट एक्स इज इक्वल टू जीरो विच इम्प्लाइज एक्स इक्वल्स टू जीरो इज अ सिंगुलर पॉइंट। एक्स इक्वल्स टू जीरो कैसा है, एक सिंगुलर पॉइंट है, और सिंगुलर पॉइंट के केस में मैं जो अपना सीरीज सोल्यूशन लेट करता हूँ वो लेट करता हूँ ए नॉट इंटू एक्स टू द पावर एम प्लस ए वन इंटू एक्स टू द पावर एम प्लस वन प्लस ए टू एक्स टू द पावर एम प्लस टू एंड सो ऑन। तो और मैं वाई डैश करूँगा तो मुझे मिलेगा एम ए नॉट एक्स टू द पावर एम माइनस वन प्लस एम प्लस वन ए वन एक्स टू द पावर एम प्लस एम प्लस टू ए टू एक्स टू द पावर एम प्लस वन एंड सो ऑन, एंड वाई डबल डैश करूँगा तो मुझे मिलेगा एम इंटू एम माइनस वन ए नॉट एक्स टू द पावर एम माइनस टू प्लस एम प्लस वन इंटू एम ए वन एक्स टू द पावर एम माइनस वन प्लस एम प्लस टू इंटू एम प्लस वन ए टू एक्स टू द पावर एम एंड सो ऑन, ठीक है। तो अब पुट कर देता हूँ इन तीनों को, इस ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट किया तो मुझे मिला x इंटू एक्स माइनस वन, इसको एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई डबल डैश विल बी m इंटू एम माइनस वन ए नॉट एक्स की पावर m माइनस टू प्लस एम प्लस वन एम ए वन एक्स की पावर m माइनस वन प्लस एम प्लस टू इंटू एम प्लस वन ए टू एक्स की पावर एम एंड सो ऑन प्लस थ्री एक्स माइनस वन प्लस थ्री एक्स माइनस वन एम ए नॉट एक्स की पावर एम माइनस वन प्लस एम प्लस वन ए वन एक्स की पावर एम प्लस एम प्लस टू ए टू एक्स की पावर एम प्लस वन एंड सो ऑन, एंड प्लस वाई विच इज़ नथिंग बट ए नॉट एक्स की पावर एम प्लस ए वन एक्स की पावर एम प्लस वन प्लस ए टू एक्स की पावर एम प्लस टू एंड सो ऑन इज इक्वल टू ज़ीरो। नाउ हम क्या करेंगे, हम एक्स की लीस्ट पावर के कोफिशिएंट्स को इक्वेट करेंगे जीरो के, और उससे इंडिशियल इक्वेशन हम आएगी, उसके रूट्स फाइंड करेंगे, रूट्स फाइंड करने के बाद हम जो है उसके अकॉर्डिंग केसेस के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे इसको। तो देखो
कोफिशिएंट ऑफ लीस्ट पावर इसमें क्या दिख रही है आपको एक्स की, वैसे मैं सोच रहा हूँ देखो ये तो हायर पावर है एक्स की, तो ये आप इससे अगर आप किसी को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको हायर पावर मिलेगी, ठीक है। लेकिन ये एक्स की पावर 1 है, तो इससे अगर मैं m-2 को मल्टीप्लाई करूँ होगी भी, तो वो एक्स की पावर m-1 मिलेगा, राइट। तो मुझे लगता है एक्स की पावर m-1 से लीस्ट पावर जो मुझे मिलेगी इस पूरे इक्वेशन से, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर m-1 को अगर मैं 0 पुट करूँ तो देखो मुझे क्या मिलता है, -1 माइनस एम इंटू m-1 ए नॉट प्लस माइनस एम ए नॉट, ठीक है। अगर ये -1 को मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूँ तो स्टिल मुझे एम एक्स की पावर -1 ही मिलेगा, ये 0 आ रहा है। बोल सकता हूँ m इंटू m-1 प्लस m इंटू में माइनस ए नॉट इक्वल टू 0, एंड बिकॉज ए नॉट नॉट इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज m इंटू m-1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब m स्क्वायर माइनस m, ये m आएगा, प्लस m इज इक्वल टू 0। इसका मतलब m की वैल्यू क्या है, 0 और 0। तो यहाँ पे हमारे रूट्स कैसे हैं, हमारे रिपीटेड रूट्स आ रहे हैं, ध्यान से देखो हमारे रूट्स कैसे रिपीटेड हैं, राइट। रिपीटेड रूट्स के केस में जो मेरा सोल्यूशन होता है y, वो होता है c1 y1 एट m इक्वल्स टू 0 प्लस डेल y c2 इंटू डेल y बाई डेल m एट m इक्वल्स टू 0। तो मैं ये फाइंड आउट करने वाला हूँ। तो एक काम करते हैं, पहले ए आईज फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद इक्वेशन लिखते हैं, उसके बाद हम अपना आगे फर्दर काम करेंगे। तो ए आईज के लिए क्या करना है, एक्स की पावर m-1 के कोफिशिएंट को मैं 0 के इक्वल कर चुका हूँ। अब मैं एक्स की पावर m एंड फर्दर कोफिशिएंट्स फर्दर पावर के कोफिशिएंट्स को 0 के इक्वेट करता हूँ, राइट। तो देखो मेरे को क्या मिलता है, अगर मैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर m को 0 के इक्वेट करूँ तो फाइंड करते हैं कि कहाँ कहाँ मिलेगा मुझे। भाई एक्स स्क्वायर अगर इससे मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स की पावर m-2 से, तो मुझे कोफिशिएंट एक्स की पावर m का मिल जाएगा। अगर एक्स की पावर m-1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो -m+1 इंटू m-1, तो भी मुझे एक्स की पावर m मिल जाएगा। अगर मुझे ये 3x इस एक्स की पावर m-1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 3m-a0 मिलेगा। और अगर ये -1 मुझे m+1 a1 से मिल जाएगा तो -m+1 a1, बस हो गया, और a0 आ जाए, हो गया काम खत्म मेरा। अब मैं क्या करूँ, a0 वाले को एक साइड ले लूँ, a1 वाले को एक साइड ले लेता हूँ। तो देखो क्या मिलता है मुझे, m इंटू m-1 प्लस 3m प्लस 1 a0 इज इक्वल टू, ये a1 वालों को इस साइड ले गए तो मुझे मिला m+1 इंटू m प्लस m+1 a1, तो ये मिला m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 a0 इज इक्वल टू m+1 होल स्क्वायर a1। तो ये भी m+1 होल स्क्वायर, ये भी m+1 होल स्क्वायर है, और ये दोनों कट गया तो a1 की वैल्यू a0 के बराबर आ गई भैया, क्या बात, बहुत बढ़िया। एक बार और देख लेते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर m+1 को 0 के इक्वेट कर देते हैं तो मुझे क्या मिलेगा। देखो अगर मैंने ऐसा किया मुझे मिलेगा एक्स की पावर m+1, अगर एक्स स्क्वायर एक्स की पावर m-1 से हो रहा है तो m+1 इंटू m-1 इंटू m-1, -1 का कोफिशिएंट एक्स की पावर m से हो रहा है तो -m+2 इंटू m+1 a2, -m+2 इंटू m+1 a2, और 3x की पावर 1 का कोफिशिएंट x की पावर m से, तो 3 इंटू m+1 a1, 3 इंटू m+1 a1, और -1 का x की पावर m+1 के साथ, तो -m+2 a2, -m+2 a2 और प्लस a1। अगर ये 0 के इक्वेट कर दूँ मैं तो मुझे मिलेगा, a1 को एक साइड भेज दो, a2 को एक साइड भेज दो, तो m प्लस m स्क्वायर प्लस m प्लस 3m प्लस 3 प्लस 1 a1 इज इक्वल टू m प्लस 2 इंटू m प्लस 1 प्लस m प्लस 2 a2, m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 4
A1 इज इक्वल टू m+2 होल स्क्वायर A2, ये कटा, A2 की वैल्यू A1 आ गई। तो ऐसे ही आप आगे जाते जाओगे। सिमिलरली A3 की वैल्यू A2 और ये A0 के बराबर आ जाएगी। A3 की वैल्यू A2 के बराबर, ये A1 के बराबर है A0। इसका मतलब बोल सकता हूँ कि सारे AIs किसके A0 के बराबर है। ठीक है, तो बोल ऐसे इस टाइप से बोल लो, लाइक AN इक्वल्स टू AN-1 इक्वल्स टू A2 इक्वल्स टू A1 इज इक्वल टू A0। तो हमारी जो फाइनल इक्वेशन बनी वो कुछ ऐसी बनेगी, A0 x की पावर m प्लस A0 x की पावर m+1 प्लस A0 x की पावर m+2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसमें क्या करना है मेरे को, y एट m इक्वल्स टू 0 पुट करना है। m की वैल्यू 0 पुट कर दी तो A0 प्लस A0x प्लस A0x स्क्वायर एंड सो ऑन, ये बन गया। A0 कॉमन लो तो 1 प्लस x प्लस एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, ध्यान से देखो, del y बाई del m करना है। तो del y बाई del m जब मैं करूँगा ना तो मुझे मिलेगा, देखो ये, अब यहाँ पे बच्चे क्या करेंगे, m बाहर ले लेंगे, m इंटू एक्स की पावर m-1 कर देंगे, जो कि गलत है। दिस इज, ध्यान से देखो, m को वेरिएबल मान रहे हैं और m पावर में है, तो दिस इज ऑफ डिफ्रेंशिएशन ऑफ समथिंग ऑफ a टू द पावर x विच इज a टू द पावर x ln a। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा, मैं क्या कर रहा हूँ वो क्या आएगा, A0 इंटू एक्स टू द पावर m ln x प्लस A0 x टू द पावर m+1 इंटू ln x प्लस A0 x टू द पावर m+2 ln x एंड सो ऑन, ये आएगा। अब मैं इसमें 0 पुट कर दूँ अगर, तो मुझे मिलेगा del y बाई del m एट m इक्वल्स टू 0 इज नथिंग बट A0 ln x प्लस A0 ln x इंटू एक्स प्लस A0 ln x इंटू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। इसको ऐसे लिख सकता हूँ, A0 इंटू ln x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। तो मेरा जो डेरिवेटिव होगा वो क्या हो गया, मतलब फाइनल आंसर वो हो गया C1 y1 एट m इक्वल्स टू 0 प्लस C2 del y बाई del m एट m इक्वल्स टू 0 which is nothing but C1 into A0 1 plus x square and so on plus C2 A0 ln x into 1 plus x square and so on। अब ध्यान से देखो, इसको पता मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं 1 माइनस एक्स की पावर -1 लिख सकता हूँ। सेम इसके साथ भी कर सकता हूँ। तो ये बन गया मेरे पास C1 A0 अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस C2 A0 ln x अपॉन 1 माइनस एक्स, नथिंग बट दिस इज A0 कॉमन ले लो, 1 माइनस एक्स कॉमन ले लो, C1 प्लस C2 ln x, ये इसका फाइनल आंसर है। तो और ऐसे करके हमने ये वाला मिड सम का भी पेपर कंप्लीट कर लिया फाइनली, राइट। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।